नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बांग्लादेश की यूनुस सरकार भारतीय सीमा के करीब बड़े पैमाने पर एयरबेस का विस्तार कर रही है। इस विस्तार के तहत लाल मोनिरहाट एयरबेस में नए हैंगर और जेट पार्किंग और रडार सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। यह विस्तार ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब यूनुस सरकार के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध ठीक नहीं चल रहे। भारत की मनाही के बावजूद बांग्लादेश की जो सरकार है लाल मोनिरहाट एयरबेस का विस्तार कर रही है। लाल मोनिरहाट एयरबेस बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट जिले में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार से सटा हुआ है। ये इलाका संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के पास स्थित है। ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को बाकी देशों से जोड़ता है। युद्ध या संकट के वक्त अगर यहाँ की स्थिति खराब हो तो पूर्वोत्तर भारत में आपूर्ति लाइनों और संचार नेटवर्क पर प्रभाव पड़ सकता है। गौरतलब है कि भारत ने इसके जवाब में बांग्लादेश और असम बॉर्डर के पास 3 नई जगहों पर सेना तैनाती की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हाल की दोस्ती और बदलते हालातों के बीच भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 नई सैन्य चौकियां लगाई हैं। ये चौकियां बमुनी, किशनगंज और चोपड़ा में है। इसका मकसद बॉर्डर पर कमजोर जगहों को मजबूत करना, निगरानी बढ़ाना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा करना है। तो आपको बता दें कि ये पिछले कुछ समय में जो साउथ एशिया में स्थितियां बदली हैं उसके तहत तो आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बदली हैं, अगर आप उसको देखें तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में किस तरह की स्थिति नजर आएगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये भी कि जो पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो भारत के संबंध काफ़ी तेज़ी से बांग्लादेश से भी बदले हैं। और ऐसे में क्या ये जो बांग्लादेश है वो अपने हित को साधने की कोशिश कर रहा है इसके ज़रिए, ये भी देखना होगा। क्या बांग्लादेश को जो स्थितियां हैं वो बदलती हुई अपने तरफ समझ में आ रही है, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश निश्चित तौर पर है। और लाल मोनिरहाट एयरबेस जो है वो आपको समझना होगा कि किस तरीके से यहाँ का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। और जो साजिश है कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश की नजर आ रही है। खास करके आप देखिए शेख हसीना के जाने के बाद जब से यूनुस सरकार ने सत्ता संभाली है तब से देखना होगा कि क्या कुछ वो बदलाव जो है वो सामने आते हैं। अब आप देखिए कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। आप देखिए लाल मोनिरहाट एयरबेस पर क्या कर रही है यूनुस सरकार। सबसे पहले आप इसको समझिए, जो नए हैंगर है वो बनाए जा रहे हैं, नए हैंगर का निर्माण कराया जा रहा है सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप दूसरी बात को समझे तो ये भी कि लाल मोनिरहाट एयरबेस पर पार्किंग बनाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि किस साजिश के तहत यहाँ पर पार्किंग बनाने की कोशिश की जा रही है। कम से कम एक वक्त में 10 से 12 फाइटर जेट रखने की योजना है। मतलब आप समझिए फाइटर जेट को रखने की योजना, वो भी 10 से 12 एक साथ। बांग्लादेश की सरकार रडार सिस्टम को भी बदलने जा रही है ताकि उसे यह पता चल पाए कि आखिरकार कौन सा देश किस तरह की एक्टिविटी करने वाला है। चीन का JSG 400 TDR रडार सिस्टम लगाने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो तैयारी है, बांग्लादेश की सरकार ने इस साल 70% चीनी हथियार खरीदे हैं, कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही है। और अब यह स्थिति है कि देखना यह दिलचस्प है कि किस तरीके से ये जो पूरी स्थिति है, लाल मोनिरहाट एयरबेस को समझिए चिकन नेक से 135 किलोमीटर दूर है ये लाल मोनिरहाट एयरबेस। ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है चिकन नेक, जिसे कहा जाता है। भारत के चिकन नेक पर चीन की लगातार नजर रही है और यही वजह है। आप देखिए चीन के साथ मिलकर यूनुस की ये बड़ी साजिश जो है वो सामने आई है। ये साजिश कितनी ज्यादा कामयाब हो पाएगी, क्योंकि भारत ने 3 नए सैन्य बेस बनाए। 1931 में बना लाल मोनिरहाट एयरबेस और अब उस पर किस तरह से जो गतिविधियां हैं वो बदल रही है। 1958 में नागरिकों के लिए ये जो इस्तेमाल है वो होने लगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बदली और चीन की मदद से ये जो काम है वो शुरू किया गया है। और अब हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे और हम समझेंगे कि आखिरकार ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है। अगर आप समझें इसको तो क्यों ये कहा जा रहा है कि ये जो साजिश है वो रचने की जो कोशिश है बांग्लादेश की तरफ से वो की गई है और इसका क्या फ़ायदा मिलेगा उसे ये भी देखना होगा। लेकिन आप समझिए कि जिस तरह की व्यवस्था की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से चीन के साथ मिलकर, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के हित में नहीं है। ये बात शायद बांग्लादेश बहुत अच्छे से समझ नहीं रहा अभी उसे। और हमारे साथ अब
बातचीत करने के लिए मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों की जानकार, जुड़ गए। शोएब चौधरी, बांग्लादेश पत्रकार, जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर भी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए टीपी त्यागी सर, जो पूरी परिस्थिति है, ये जो चिकन नेक है, ये काफी सेंसिटिव इलाका है भारत का, ये दुनिया जानती है। क्या यही वजह है कि इस जगह का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है? यकीनन ये तो वजह है, लेकिन थोड़ा सा ये समझिए कि आज से करीब 6 महीने पहले चाइना का एक डेलीगेशन बांग्लादेश के एक डेलीगेशन से मिला था, मिलिट्री डेलीगेशन, और उन्होंने चाइना से सरफेस टू एयर मिसाइल और रडार लेने की शायद डील की थी। शायद वही रडार यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है। अब उस रडार के जो कंपोनेंट है, यानी कि जैसे ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, प्रोसेसर है, ट्रैकिंग सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल है, ये अलग अलग कंपोनेंट इस एयरबेस के ऊपर आ भी चुके हैं। ये एक पुराना एयरबेस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का। इस एयरबेस से फिलहाल बांग्लादेश में एक हेलीकॉप्टर और कोई लाइट एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते थे। लेकिन अब जैसे आपने बताया, एक हैंगर बनाया नहीं, करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, जिसमें करीब 1 दर्जन एयरक्राफ्ट जो है वो पार्क किए जा सकते हैं। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, और जो पुराना रडार है उसे हटा के न्यू मॉडर्न रडार प्रोबेबली फ्रॉम चाइना दैट इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड, जो बेहतरीन इंटेलिजेंस भी देगा, रिकॉग्नाइजेंस भी करेगा और सर्विलेंस भी करेगा। ये सब चीजें ठीक है कि वो बांग्लादेश कर रहा है। हमारा भी एक डेलीगेशन यहाँ से गया, और बांग्लादेश के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल वकार से मिला। और जब वो गया, ये बात है शायद अक्टूबर 13 की, तो उसके बाद में कुछ समय के लिए वहां पे कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई, लेकिन अब फिर शुरू कर दी गई। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। क्या हम किसी देश को उसके अपने एयर फील्ड को मॉडर्नाइज करने से रोक सकते हैं? यदि नहीं रोक सकते तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एट द मोस्ट एक सलाह दे सकते हैं। वो सलाह हमने 13 अक्टूबर को जाके दे दी थी। दूसरी बात, अगर वो ऑफेंसिव एटीट्यूड दिखाता है तो हम प्री एम्प्टिव एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस केस में ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो तो अभी तक जो कुछ वहां पे दिखा है वो एक किस्म से डिफेंसिव मेजर है, एक किस्म से अपने आप को बचाने वाले एक्शन से, किसी दूसरे पे हॉस्टाइल होने के एक्शन नहीं है। लिहाजा हम प्री एम्प्टिव भी कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन इसके बाद भी हम चुप भी नहीं बैठ सकते। सवाल ये है कि ये जगह वो है जो चिकन नेक के बिल्कुल नजदीक है, करीब 100 किलोमीटर। अब चिकन नेक जो है वो एक नैरो स्ट्रिप है, करीब 170 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी, कहीं कहीं तो 22 किलोमीटर ही चौड़ी है। यहाँ तक भी ठीक है, मगर ये एक किस्म से ऐसा पॉइंट है जो नेपाल को, बांग्लादेश को, भूटान को और इनडायरेक्टली चाइना को भी जोड़ता है। ठीक है और सर। इसमें से जी सर, मैं आती हूँ सर आपके पास, जरा मैं और भी गेस्ट हैं उनको भी चर्चा में लिया, और फिर यहीं से सर आपकी बात और आगे भी बढ़ाएंगे। शोएब चौधरी जी, ये बताइए कि ये तो जो बांग्लादेश आर्मी है, इसके पीछे का जो कारण है वो बता रही है कि सेना और उसके सैन्य अड्डों के आधुनिकीकरण को करना है। जो बांग्लादेश आर्मी के प्रमुख हैं वकर उज्जमान, उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि 2030 तक सैन्य आधुनिकीकरण करना है, और इसके लिए बांग्लादेश में नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है, नए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा चीनी मदद की क्या जरूरत है? चीन की मदद से क्या बांग्लादेश खुद कैपेबल नहीं है? और अगर कैपेबल नहीं है तो इस हद तक चीन की मदद लेना कितना सही है बांग्लादेश के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है जी कि पिछले साल की तख्ता पलट के बाद, जिहादी तख्ता पलट के बाद, बांग्लादेश की कंट्रोल बांग्लादेश आर्मी के हाथ में नहीं है। बांग्लादेश की कंट्रोल पाकिस्तानी ISI के हाथ में है। और ऐसे जैसे आपने बता रहे लालमोनी घाट एयरबेस के बारे में, जिसके लिए चाइना से S-400 एयर मिसाइल सिस्टम आ गई बांग्लादेश में, और J-10 फाइटर जेट भी आ रहे 10। और इसके साथ यूनुस 2 फ्रंट को इस्तेमाल कर रहे भारत के खिलाफ। एक तरफ से पाकिस्तानी ISI की मदद से ये जो मिलिट्री प्रोवोकेशन, लालमोनी घाट एयरबेस और बहुत सारी और भी चीज, बांग्लादेश के अंदर अभी ओपन ISI के 5 ऑफिसर एकदम खुला
ओपनली। दूसरी तरफ से आप जानते हैं खुशबू जी कि 4 दिन पहले ये बांग्लादेश की चिटागांव या सी पोर्ट में 25 टन को पॉपी सीड ये कॉन्फिस्केट हुआ। एक साल से मैं ये इंडिया न्यूज की में भी बहुत दफा कहा कि पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं और हथियार आ रहे हैं बांग्लादेश। अभी तो ये साबित हो गया कि ये छोटा एक ड्रग्स का कंसाइनमेंट 25 टन, आप सोचिए कि पिछले एक साल में कितने हजारों टन ड्रग्स बांग्लादेश में आ गई। हाँ, और दाऊद इब्राहिम और आईएसआई मिलकर ये ड्रग्स को ऑपरेट कर रहे हैं और ये ड्रग्स से पैसा जो आ रहा है पूरी की पूरी पैसे आतंकवादियों के पास जा रहे हैं। तो यूनुस ने ऐलान जंग की भारत के खिलाफ। एक तरफ से आप जैसे बता रहे लालमोनी हथियार बेच, इसमें चाइना भी शामिल है, पाकिस्तानी आईएसआई भी शामिल है। दूसरी तरफ ये जो ड्रग्स नशीली चीज जो कोकेन वगैरह आ रहे जिहादियों के लिए। तो कुल मिलाकर शोएब चौधरी जी, आप ये कह रहे हैं कि जो ये यूनुस सरकार है वो कुल मिलाकर बांग्लादेश और वहां के लोगों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि आप कहीं से भी लोगों के हक में तो कुछ काम कर नहीं रहे। आप लगातार पाकिस्तान की मदद से और चाइना की मदद से जो स्थितियां पैदा कर रहे हैं वो आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए खराबी जाएगी, नेगेटिव ही जाएगी। ये बात शायद यूनुस सरकार बहुत बेहतर समझ रही है और उसके बावजूद भी ये कदम उठा रही है। मनन द्विवेदी जी, आपके पास आते हुए, जो ये चिकन नेक है ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। भारत देखिए समझता है, भारत हर परिस्थितियों को समझ रहा है। 3 अतिरिक्त सैन्य बेस वहां पर लगाए गए हैं, लेकिन ये कितना ज्यादा सेंसिटिव मामला हो सकता है जिस तरह की डेवलपमेंट फिलहाल बांग्लादेश के इस लाल मीनार जो ये पूरा बेस कहा जा रहा है उस पर किया जा रहा है, चीन की मदद से, पाकिस्तान की मदद से। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सिलीगुड़ी है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको कनेक्ट करता है हमारी मेनलैंड से। ये बात हम सभी जानते हैं। तो इसमें मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ये देना चाहूंगा कि इसके ऊपर शुरू से चाइना की, चीन की आई रही है, नजर रही है। और अगर हम 2017 के डोकलाम जो स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चीन के बीच में, उस डोकलाम स्टैंड ऑफ की भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि वो भी बिल्कुल भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वहां पर भी लोगों ने चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में फिस्टिकफ्स एक्सचेंज हुए थे और ऐसी सारी घटनाएं हुई थी। और जहां तक ये जो एयरबेस की बात है, हम ये कह सकते हैं कि जो लाल मोर्निहाट बेस है, ये एक्चुअली 1931 में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने बनाया था, ताकि जो बर्मीज, चाइनीज और इंडियन थिएटर है वहां पर मणिपुर और आसाम के साथ में जापानीज आर्मी जो उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर की तरफ बढ़ रही थी, उनको वहां पे रोका जा सके। और जब पाकिस्तान आजाद हुआ उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था और 1958 में पाकिस्तान ने इसको कुछ 1-2 वर्षों के लिए रीएक्टिवेट किया था। और 2019 हम काफी आगे जंप लेते हैं तो हम पाएंगे कि शेख हसीना ने भी इसको रिवाइव करने का प्रयास किया था 2019 में, जहां पर दलील ये दी गई थी, जो अब भी मोहम्मद यूनुस द्वारा दी जा रही है, कि वहां पर एक सिविल एविएशन और एरोस्पेस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। पर उसके आड़ में चाइना का खेल जो है, जो कॉवर्ट खेल है भारत के अगेंस्ट, भारत को कंटेन करने की जो नीति है, एनसर्कलमेंट की नीति है, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसका एक पार्ट मुझे नजर आता है। और अब अगर हम देखें पूरे दक्षिण एशिया को जी, तो पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया में साउथ ईस्ट एशिया को भी देखें तो काफी बाहर निकल गया है। भारत की अच्छी कूटनीति और विदेश नीति के कारण बांग्लादेश से भी उसके पैर उखड़ गए थे, पर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से वो नॉर्थ ईस्ट में भी सपोर्ट करता है इंसर्जेंट और टेरर ग्रुप्स को। तो एक तरीके से ये एक्टिविटी भारत को परेशान करने की और स्ट्रेटेजिक चिंता का कारण बन सकती है हमारे थिंकर्स के लिए, जैसा कि अभी हो भी गया है। और अगर हम और देखें तो हम ये पाएंगे कि ये लाल मोर्निहाट बेस में करीब 10-12 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। और पहले वहां पर आउटडेटेड J-7 रखे जाते थे, उसकी जगह अब चाइना से बांग्लादेश लेने वाला है J-10C और J-17C। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए
खतरे का सिग्नल है हाँ, और हमें बिल्कुल। इसके और लिए यही वजह कोई है प्रिएम्प्टिव मनन करना जी चाहिए। शायद कि भारत सरकार अब इस बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रही है कि क्या कदम उठाने पड़ेंगे। अच्छा टीपी त्यागी सर, देखिए इस साल जब चीनी दौरे पर बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस पहुंचे तो उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर पर विवादित बयान भी दिया था। तो इसी से नीयत पता चलती है यूनुस की कि वो किसी का भी भला चाह नहीं रहे, बांग्लादेश के लोगों का भी हित नहीं चाह रहे। अगर आप इन देशों की मदद लेकर बांग्लादेश का ही हित कर देते तो शायद कोई बात होती। इसमें बांग्लादेश का भी क्या हित है कि आप इस तरह से कर्ज के बोझ तले देश को दबा रहे हैं और इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए यूनुस को पहले दिन से देखिए, उन्होंने कमांड में आते ही सबसे पहले अपने लेफ्टिनेंट जनरल शायद हसन उनका नाम है, उनको पाकिस्तान भेजा। ये कौन है? ये वो है जो कट्टरपंथियों द्वारा समर्थित है, यानी कि जमात इस्लामी द्वारा, अंसार उल बंगला द्वारा और जमातुल मुजाहिदीन द्वारा। और इन्हीं तीनों संगठनों के करीब करीब 15 नुमाइंदे यूनुस की सरकार में है, कैबिनेट में है। जब वो गए पाकिस्तान, वहां से आईएसआई के डेलीगेशन को बुला लाए और ले गए उनको सिलीगुड़ी और वहां जाके उनको चिकन नेक दिखाया। ऐसे ही जब पाकिस्तान के जनरल मिर्जा यहाँ पे आए तो उनसे भी इस बारे में बात हुई। तो लिहाजा एक बात में तो कोई शक नहीं है कि मोहम्मद यूनुस की इंटेंशन दूषित है, प्रदूषित है, षड्यंत्र है, वो खिलाफ है। अब सवाल ये उठता है कि वो खिलाफ है, क्या कर सकते हैं? एक बात समझिए, बांग्लादेश तीन तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है। बांग्लादेश लाख कोशिश कर ले पाकिस्तान को अपने यहाँ बुलाने की, उनको वीजा देने की, उनको अलाउ करने की, उनके जो जहाज आते हैं वो रूट खोलने की, और वो लाख कोशिश कर ले चाइना के साथ, यानी कि तीस्ता रिवर की सफाई का प्रोजेक्ट जो शेख हसीना हिंदुस्तान को देना चाहती थी उसे बदल के चाइना को देने की, और चाइना को भी एक डेलीगेशन के साथ इसी रंगपुर के इसी लाल मोनेहट एयरबेस पर बुलाने की, ये लाख कोशिश कर ले, मगर वो तीन तरफ से घुरा हुआ है। और हम अब अपनी बात करना चाहते हैं। जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये मान लिया कि ये कम चौड़ाई है इसकी, कहीं पे करीब 22 मीटर, लेकिन जनरली 60 किलोमीटर ये चौड़ा है और 170 किलोमीटर ये लंबा है। अब आप कल्पना कीजिए, इजराइल का एरिया करीब 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, हजार, और जो उसके चारों तरफ 4 देश हैं अरेबियन कंट्रीज, उनका एरिया करीब 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन उसके बावजूद भी कई लड़ाई होली इजराइल उसको करता है। ऐसे ही हम हमारा फोर्टिफिकेशन, हमारी प्लानिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इस तरह की हो भी गई है और ज्यादा उसे हम पुख्ता कर सकते हैं। लिहाजा हमें बहुत ज्यादा इमेजिनरी एप्रीहेंशन से बचना चाहिए, और दूसरे देश अपने एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं उसे हम रोक नहीं सकते। बिल्कुल, क्या हमारे देश में हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं टीपी त्यागी सर, जैसा कि शायद हम कर भी रहे हैं, ये स्थितियां भी देखी गई। अच्छा शोएब चौधरी जी, देखिए जो रिपोर्ट्स है वो ये कहती हैं कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वर्तमान में इसका फिलहाल कोई सैन्य उपयोग नहीं होगा। हालांकि इस बात को भी हम नहीं भूल सकते कि इस एयरबेस को 1931 में द्वितीय विश्व युद्ध में ये काफी अहम भूमिका निभा चुका है। लेकिन अब जिस तरह की यहाँ पर गतिविधियां नजर आ रही है और जिस तरह के बयान मोहम्मद यूनुस की तरफ से नजर आए, जिस तरह से उनकी गतिविधियां सामने आई है, क्या अंदाजा लगाया जाए आखिरकार किस सोच के साथ यहां पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है? खुशबू जी देखिए, पहले एक चीज को साफ करना जरूरी है कि यूनुस की ये कोई सरकार है नहीं, ये एक तानाशाही है। और यूनुस को अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई की गुट के कुत्ते हैं। अभी यूनुस वही कर रहा है जो पाकिस्तानी आईएसआई चाहती है। यूनुस को देख के पाकिस्तानी आईएसआई, कोई मजबूरी है क्या शोएब चौधरी जी? मतलब ऐसा ये जो मोहम्मद यूनुस करे बहुत बड़ी मजबूरी है क्या? यूनुस की मजबूरी नहीं, यूनुस तो वॉलंटरीली, इसे आईएसआई के एजेंट बहुत पहले से ही यूनुस यूएस डीप स्टेट के एजेंट है, कठपुतली है, उसको वहां बैठा है ये उनके और जो एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी देखिए यूनुस को बांग्लादेश में जो अभी 54 ईयर हमारे इंडिपेंडेंस में, कभी भी हम लोगों ने पाकिस्तानी आईएसआई के इतने मूवमेंट नहीं देखे।
अभी बांग्लादेश में 5 पाकिस्तानी आईएसआई के दफ्तर गए, जैसे मैंने बता रहा था। और दाऊद इब्राहिम और आईएसआई मिलकर बांग्लादेश में ओपनली ड्रग्स ट्रेड चला रहे हैं। ये तो यूनुस अभी जो है ना, तो ये तो सिर्फ भारत के लिए थ्रेट नहीं है, ये यूनुस बांग्लादेश को एक नार्को टेरर स्टेट बना दी। नार्को टेरर स्टेट यूनुस ने बना दी। यूनुस और पाकिस्तान आईएसआई और दाऊद इब्राहिम मिलके बांग्लादेश को एक नार्को टेरर स्टेट बना दी। हमारे जो कहना है कि अमेरिकन जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इनको अभी यूनुस के खिलाफ सैंक्शन इंपोज करना है, क्योंकि नार्को टेररिज्म ये बहुत ही डेंजरस तरीके के टेररिज्म, और दुनिया के जहां भी नार्को टेररिज्म होता है वहीं सैंक्शन होता है। अभी मैंने जैसे बताया, बांग्लादेश आर्मी कही या लालमोरी हाथ एयरबेस, कुछ भी हमारे आर्मी के हाथ में नहीं है, सब कुछ पाकिस्तानी के हाथ और आईएसआई के हाथ। और दूसरी तरफ बांग्लादेश को नार्को टेरर स्टेट बना दी यूनुस ने। एक तरफ से भारत के अंदर जाके ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कोशिश कर रहे, दूसरी तरफ ये बांग्लादेश को नार्को टेरर स्टेट बना दी। अभी जैसे कि तुलसी गबान ने एक हफ्ते पहले अनाउंस किया कि वो जो तख्ता पलट की जो प्लॉट है, रेजिम चेंज, उससे अभी ये पीछे चल, उसको अबांडन कर दी। अगर अबांडन किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो यूनुस के ऊपर अब भी सैंक्शन देना सबसे जरूरी है, नार्को टेररिज्म की एलिगेशन में लेके। ठीक है सर। अच्छा मनन द्विवेदी जी, ये जो यूनुस के बढ़ते कदम हैं पाकिस्तान से, आईएसआई से, मतलब ऐसी क्या मजबूरी है कि इस तरह के कदम उठा रहे हैं? और जैसा कि शोएब चौधरी बता रहे हैं कि जिस तरह का इतिहास रहा है यूनुस का, क्या ये वजह है? और जिस तरह की, क्या बांग्लादेश ये भूल सकता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया है? क्या ये भूल सकता है कि जो जिस तरह की परिस्थितियां बनी और जिस तरह से वो अलग हुआ है बांग्लादेश पाकिस्तान से, क्या इन चीजों को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है बांग्लादेश के लिए? क्या इतनी ज्यादा परिस्थितियां यहां पर शून्य हो चुकी है? जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी है बांग्लादेश की, या किसी भी अध कचरे फेल्ड या रोग स्टेट की, वो ऐसी लीडरशिप होती है जो बिल्कुल मतलब स्थिर नहीं होती है। वो अस्थिर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जहां से उनको असला मिलता है, जहां से मैं ये शब्द यूज करूंगा जो कड़वाहट है उसमें, कि जहां से कैपिटल मिलता है, जहां से फाइनेंशियल और फिड्यूशियरी गेन मिलता है, उस राष्ट्र की तरफ या उस सुपर पावर की तरफ वो राष्ट्र उद्धत हो जाता है, जैसा कि मोहम्मद यूनुस का मुझे लगता है। और मोहम्मद यूनुस के बारे में कहा जाए तो बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी जो थी पहले, आज से 10-15 वर्ष पहले, वो मोहम्मद यूनुस के साथ पूरी तरीके से सामंजस्य मिलाई हुई थी। वो साथ साथ पैरेलल डेवलपमेंट थे कि किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ग्रामीण बैंकिंग को मोहम्मद यूनुस और उनके लोग लाए, उनके ग्रुप के लोग लाए, और किस तरीके से विकास को और डेवलपमेंट को वहां पर एक पुशअप मिला। तो ये जो बांग्लादेश की सेक्युलर, प्रोग्रेसिव और लिबरल इमेज थी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा इस पे कुठाराघात हुआ है और इसके ऊपर वार किया गया है मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर बनने के बाद। दूसरी बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप पैसे पे बिल्कुल चलती है, जैसा कि हुआ है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो मैं यह बात कहना चाहूंगा कि चाइना की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है। पहला पोर्ट उन्होंने बनवाया ग्वादर में, पाकिस्तान में, उसके बाद हम्बनटोटा श्रीलंका में, फिर पोर्ट बनवाया उन्होंने, एयरबेस, नेवल बेस बनवाया क्या पाकियो में, म्यांमार में। तो उसकी इस श्रृंखला की एक नई कड़ी मुझे लाल बर्निहाट बेस लगता है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बस 1 मिनट का समय लूंगा, वो ये कि रंगपुर भी एक ऐसा स्थान है जिसको हम नजरअंदाज नहीं करें, जहां पर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश डेवलपमेंट के नाम पर, इकोनॉमिक विकास के नाम पर काम करने की बात करते हैं, और उसको एक तरीके का इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रयास चीन और बांग्लादेश कर रहे हैं। चीन के, जैसा कि पहले बातचीत हो चुकी, ऑफिशियल डेलीगेशन भी आए, और एक तरीके से सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को वहां पर ये इमेज बनाई जा रही है कि रंगपुर में भी ऐसी बातचीत हो रही है। और कहते हैं कि सिर्फ सिविलियन मिलिट्री यूज है, पर ये सब जानते हैं कि एयरबेस जब सिलीगुड़ी के इतना पास बना हुआ है तो वहां पर सिविलियन के अलावा मिलिट्री यूज
और सामरिक यूज भी इसका होगा। जी। और जहां तक बांग्लादेश और आपने मुझसे पूछा कि मोहम्मद यूनुस को ऐसी क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि वो बिके हुए हैं। और एक तरीके से नार्को टेररिज्म की बात भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 क्षेत्र हैं विश्व में, एक तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो एरिया, आफपाक एरिया, एक साउथ अमेरिका का एरिया बोलीविया के आसपास का, और तीसरा एरिया बांग्लादेश के बगल में ही पड़ता है, वो है आपका साउथ ईस्ट एशिया का एरिया। तो ये 3 नार्को टेररिस्ट के हब हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी लड़ियां आईएसआई से या जितने भी नॉन स्टेट एलिमेंट इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उससे जुड़े हुए हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस एयरबेस की और चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी को भी हम लोग बड़े ही क्लैरिटी के साथ देख सकते। ठीक मैं है ये कहना चाहता हूं। जी, ठीक है सर, ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारत की तरफ से और क्या कदम